हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बीस्ट गॉड दोबारा से जिंदा हो गया था। वहीं हमें जाओफैन को दिखाया गया था जो अभी के लिए मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन के काफ़ी करीब पहुंच गया था। उसके साथ ओल्ड शामैन और फॉक्स डीमन भी थे। मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन पहुंचने में उन्हें थोड़ा और समय लगने वाला था, जिसके बाद ओल्ड शामैन बियाओ को दोबारा से जिंदा करने का प्रोसेस शुरू कर देते। अब आगे ओल्ड शामैन पत्थर पर बैठे रेस्ट कर रहे थे। इधर जाओफैन भी एक पत्थर पर बैठा था। तभी उसके पास फॉक्स डीमन आती है और उससे इस बारे में पूछती है कि आखिर मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन बंजर कैसे हो गया, क्योंकि आज से सैकड़ों सालों पहले यहाँ पर तो हरा भरा जंगल हुआ करता था। इस पर जाओफैन कहता है, मैं जब यहाँ पर आया था तब ये बंजर ही था, मुझे नहीं पता आखिर ये बंजर कैसे हुआ। जाओफैन अभी के लिए थोड़ा परेशान था, इसलिए वो फॉक्स डीमन से ज़्यादा बातें नहीं करता है। कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद फाइनली वो लोग फिर से अपना सफ़र शुरू कर देते हैं और कुछ घंटों तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार वो लोग मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन के बॉटम पर पहुंच जाते हैं। होस्ट किंग सेक्ट मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन के मिडल रीजन में मौजूद था। ऐसे में अभी के लिए उन्हें होस्ट किंग सेक्ट में पहुंचने में थोड़ा और समय लगने वाला था। वो लोग मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन तभी अचानक से फॉक्स डीमन और ओल्ड शामैन को कुछ फील होता है और दोनों शॉक हो जाते हैं। दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फॉक्स डीमन चौंक कर कहती है, यहाँ की हवा में तो एक अजीब सा मर्डरस ऑरा है, ऐसे में यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। फॉक्स डीमन ने इंसान बनने से पहले काफ़ी लंबे समय तक कल्टीवेशन की थी, इसलिए वो आसानी से नेचर में आए इस बदलाव को फील कर सकती थी। इधर ओल्ड शामैन के पास भी अलग सी शक्तियाँ थी, इसलिए वो भी इस बदलाव को फील कर पाए थे। सवालिया नज़रों से दोनों अभी के लिए जाओफैन को देख रहे थे, लेकिन जाओफैन के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक से जाओफैन की छड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है। अचानक से वो जाओफैन के हाथ से छूट जाती है और हवा में तैरने लगती है। तभी अचानक से उस छड़ी से लाल रंग का वो मोती बाहर आता है जो जाओफैन को उसके बचपन में तियानिन टेम्पल के मॉन्क ने दिया था। उस मोती से बहुत ही पावरफुल मर्डरस ऑरा निकलने लगता है जो आसपास फैलने लगता है। अचानक से नेचर में कुछ मूवमेंट होता है और आसपास का मर्डरस ऑरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जाओफैन को समझ नहीं आ रहा था आखिर नेचर में ये बदलाव क्यों आया है, पर अभी के लिए वो अपनी छड़ी वापस ले लेता है। वो मोती भी अब छड़ी में जा चुका था, जिसके बाद वो अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का मर्डरस ऑरा उन्हें रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। कुछ घंटों बाद हमें जाओफैन को दिखाया जाता है जो घोस्ट किंग सेक्ट के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ था। उसके सामने ही घोस्ट किंग मौजूद थे जो उसे खुशी के साथ देख रहे थे। तभी घोस्ट किंग की नज़रें ओल्ड शामैन पर पड़ती हैं और वो जल्दी से कहते हैं, ओल्ड शामैन, आपको देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। आप अभी के लिए कुछ घायल लग रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बियाओ को दोबारा से ज़िंदा करने का प्रोसेस कल शुरू करें। अभी के लिए आप जाकर हमारे गेस्ट हाउस में रेस्ट करें। ये सुनकर ओल्ड शामैन भी अपना सिर हिलाने लगते हैं। सच में उन्हें रेस्ट की ज़रूरत थी। इस सफ़र में वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वो घोस्ट किंग की बात को मना नहीं करते हैं। घोस्ट किंग एक आदमी को इशारा करते हैं और वो आदमी ओल्ड शामैन को एक दिशा में ले जाने लगता है जहाँ पर घोस्ट किंग सेक्ट का गेस्ट हाउस मौजूद था। ओल्ड शामैन के वहाँ से जाते ही घोस्ट किंग जाओफैन को देखते हैं और उसे देखकर चौंकते हुए कहते हैं, तुम तो घायल लग रहे हो। ये सुनकर जाओफैन बस अपना सिर हिला देता है। पिछले 10 सालों में घोस्ट किंग ने जाओफैन को अच्छी तरह से ट्रेन किया था और उसके साथ बॉन्डिंग बनाने की काफ़ी कोशिश की थी, पर पता नहीं क्यों हमेशा उन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी रही थी जो इतने सालों में भी ख़त्म नहीं हो पाई थी। घोस्ट किंग जाओफैन के पीछे मौजूद फॉक्स डीमन को देखने लगते हैं। उन्हें अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था ये लड़की कौन है और ये जाओफैन के साथ क्या कर रही है। उनकी नज़रें जाओफैन के बंदर पर भी पड़ी थी, लेकिन वो उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो बंदर अभी के लिए नॉर्मल फॉर्म में था, वो अपने मैजेस्टिक फॉर्म में नहीं था। इधर जाओफैन भी घोस्ट किंग के पीछे मौजूद लोगों पर नज़र डालता है। वहाँ पर यूजी, क्विंगलॉन्ग और बहुत सारे घोस्ट किंग सेक्ट के डिसाइपल मौजूद थे। वहाँ पर ब्लड हॉल का नियान लीडर भी मौजूद था।
जिस पर जाओफैन की नज़रें कुछ पल के लिए रुक जाती हैं। अभी के लिए वहाँ पर बस एक आदमी मौजूद नहीं था, वाइल्ड डॉग टॉयज, जो शायद अभी भी भविष्य बताने वाले और उसकी पोती के साथ दुनिया घूम रहा था। जाओफैन को लगा था कि कुछ दिनों के सफ़र के बाद वाइल्ड डॉग टॉयज गोस्ट किंग से लौट आएगा, लेकिन वो नहीं लौटा था। शायद उसने भी अब भविष्य बताने वाले और उसकी पोती को ज्वाइन कर लिया था और वो दुनिया घूमने निकल गया था। थोड़ी देर तक गोस्ट किंग जाओफैन को देखते रहते हैं, जिसके बाद उनकी नज़रें फॉक्स डीमन पर चली जाती हैं और वो अजीब तरह से जाओफैन से पूछते हैं, क्या ये लड़की तुम्हारी दोस्त है? इस पर जाओफैन बस इतना कहता है, नहीं, जहाँ तक मुझे पता है ये लड़की आपकी दोस्त है और आप इसे जानते हैं। ये सुनकर गोस्ट किंग चौंक जाते हैं और चौंक कर कहते हैं, ये लड़की मेरी दोस्त है? और ये कहकर वो फॉक्स डीमन को देखने लगते हैं, लेकिन उसे काफ़ी देर तक देखने के बाद भी उन्हें याद नहीं आता है कि आखिर वो इस लड़की से कब मिले हैं। वो चौंक कर फॉक्स डीमन को देखने लगते हैं। इस पर फॉक्स डीमन उनके मन के सवाल समझ जाती है और वो आगे आकर कहती है, क्या शाओची ठीक है? और क्या उसकी वो पुरानी फूलों को घूरने वाली आदत अभी भी वैसी ही है? फॉक्स डीमन की बात सुनकर गोस्ट किंग ही नहीं बल्कि क्विंगलॉन्ग और यूजी भी चौंक जाते हैं और चौंक कर उसे देखने लगते हैं। गोस्ट किंग फॉक्स डीमन से कहते हैं, आखिर आप शाओची को कैसे जानती हैं? तभी फॉक्स डीमन इस पर कुछ नहीं कहती है। वो बस आगे आकर आसमान में मौजूद सनसेट को देखने लगती है और आसमान में मौजूद सनसेट को देखते हुए कहती है, क्या आप जानते हैं इस माउंटेन का नाम मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन कैसे पड़ा? उसकी बात सुनकर गोस्ट किंग सोच में पड़ जाते हैं। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उन्हें कुछ समझ आता है और वो चौंक कर कहते हैं, तो तुम वाइट? वो इतना ही कहते हैं, तभी अचानक से फॉक्स डीमन कहती है, हाँ, मैं ही वाइट फॉक्स हूँ। तभी सीन बदल जाता है और हमें एक चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। इस चैम्बर में ज़्यादा सामान नहीं था, बल्कि बस कुछ सिंपल से टेबल, कुछ सिंपल सी कुर्सियाँ और एक सिंपल सा बेड था। बस एक ही खास चीज़ थी इस पूरे रूम में, और वो थी चंदन से बना हुआ एक टेबल। उस टेबल पर अभी के लिए 3 बुक रखी हुई थी। उन बुक्स के साइड में ही अभी के लिए एक ब्रश और इंक पॉट रखा हुआ था। ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि गोस्ट किंग का था। इस कमरे में अभी के लिए गोस्ट किंग और फॉक्स डीमन मौजूद थे, जो अभी के लिए एक दीवार की तरफ देख रहे थे। उस दीवार पर एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग थी, जो किसी लेडी की पेंटिंग थी। ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक थी और इसे बहुत ही माइन्यूट डिटेल के साथ बनाया गया था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो इंसान साक्षात अभी के लिए वहाँ पर खड़ा हो। फॉक्स डीमन कुछ देर तक उस पेंटिंग को देखती रहती है और फिर कहती है, तुम्हारी पेंटिंग स्किल काफ़ी अच्छी हैं। मुझे लगा नहीं था कि तुम शाओची की एकदम रियलिस्टिक पेंटिंग बना लोगे, और तुमने कर दिखाया है। ये सुनकर गोस्ट किंग बस अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, मेरे मन में बस एक ही मलाल है कि मैं उसे बचा नहीं पाया। फॉक्स डीमन सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे लगा नहीं था। जाओफैन जिस इंसान को इतनी शिद्दत से बचाना चाहता है, दोबारा से ज़िंदा करना चाहता है, वो तुम्हारी और शाओची की बेटी होगी। इस पर गोस्ट किंग बस अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, वो मेरी ही बेटी है, पर मैं कभी एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। शाओची के जाने के बाद मुझे उसके साथ रहना चाहिए था, पर मैं उसके साथ रहने की बजाय अपने सेक्स के कामों में उलझा रहा, और जब उसे मेरी ज़रूरत थी तब मैं उसके पास नहीं जा पाया। मेरी वजह से ही आज वो इस कंडीशन में है। इस पर फॉक्स डीमन कहती है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस समय शाओची ने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की थी। तुम उसके लिए बिल्कुल एक सही इंसान हो। ये कहकर फॉक्स डीमन शाओची की पेंटिंग के पास जाकर उस पर हाथ फिराने लगती है। सीन बदल जाता है और हमें जाओफैन को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे से निकलकर अभी के लिए एक दिशा में आगे बढ़ रहा था। टनल को पार करते हुए और एक कॉरिडोर से होते हुए वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में गोस्ट किंग सेक्ट का जो भी डिसाइपल मिल रहा था, वो जाओफैन को ग्रीट करते जा रहा था, पर जाओफैन उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस एक दिशा की तरफ
आगे बढ़ा जा रहा था, जैसे कि वो इस दिशा में जाने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो, जैसे कि कोई चीज़ उसे उस दिशा से अपनी तरफ खींच रही हो। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद फाइनली वो एक कमरे के बाहर पहुंच जाता है। उस कमरे से ठंडी हवा बाहर आ रही थी, जिससे अगर कोई नॉर्मल इंसान उसके बाहर खड़ा होता तो वो लगभग जम जाता। उस कमरे के बाहर ही यूजी मौजूद थी। यूजी जाओ फैन को देखती है, लेकिन जाओ फैन उस पर ध्यान नहीं देता है। वो सीधा कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाकर जाओ फैन कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। इधर यूजी उसे देखती रहती है, जिसके बाद वो निराशा में अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से चली जाती है। जाओ फैन अभी के लिए कमरे के अंदर आ गया था। उस कमरे में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मौजूद था, जिस पर बियाव लेटी हुई थी और कमरे में चारों तरफ ठंडक फैली हुई थी। जाओ फैन तेजी से बियाव के पास जाता है और उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, बियाव, मैं लौट आया। लगभग 10 साल हो गए हैं तो मैं ऐसे ही इस स्टोन प्लेटफॉर्म पर लेटे हुए। इन 10 सालों में मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं कर पाया। सच में मैं एक बहुत ही यूज़लेस पर्सन हूँ। तुम जब उठोगी तो शायद तुम मुझे इसके लिए ब्लेम करोगी, या शायद नहीं करोगी, क्योंकि तुम तो हमेशा से ही मेरा सपोर्ट करती आई हो और मेरा साथ देती आई हो। पर भी आओ, अब चिंता मत करो, मैंने तुम्हें दोबारा से ज़िंदा करने का तरीका ढूंढ लिया है। आज ही मैं ओल्ड शामैन के साथ लौटा हूँ। उनके पास रीइंकार्नेशन की पावर है, जिस पावर के साथ वो तुम्हें दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं। भी आओ, मुझे पूरा यकीन है तुम दोबारा से ज़िंदा ज़रूर होगी और फिर हम ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। जाओ फैन के चेहरे पर अभी के लिए एक हल्की सी मुस्कान थी। वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में था, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसकी कोई पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों। बियाओ, जो स्टोन प्लेटफॉर्म पर लेटी हुई थी, उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कि आज से 10 सालों पहले उसने जाओ फैन को बचाकर कोई गलती नहीं की थी। उसे जाओ फैन पर तब भी पूरा भरोसा था और शायद आज भी होगा। अभी के लिए वो एक ऐसी कंडीशन में थी कि वो जाओ फैन के सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी, पर वो इन सवालों को सुन सकती थी या नहीं ये हम नहीं जानते। लेकिन हमेशा ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी, जैसे कि वो अपनी मुस्कान के साथ ही जाओ फैन से बातें कर रही हो और जाओ फैन के हर सवाल का अपनी मुस्कान से ही जवाब दे रही हो। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।